निशा पार्वती की सौतेली बेटी थी। बस यही वजह थी कि पार्वती विनोद के अपाहिज होते ही निशा की शादी एक गरीब घर में तय करवाकर काफी खुश होती है और बिस्तर पर पड़े अपाहिज पति के पास जाकर दिया और पार्वती कहती है, अब मेरी सौतेली बहन गरीब ससुराल में रहेगी, ये सोचकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। सुन रहे हैं जी आप, मैंने आपकी बेटी का रिश्ता गरीब घर में किया है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने उस कलमुही को। जब तक आप ठीक थे आपकी चली, पर अब मेरी चलेगी। अब यहीं पड़े पड़े देखते रहना अपनी बेटी की बर्बादी, क्योंकि अब सब कुछ मेरी बेटी के नाम होगा और मैं करूंगी अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में। माँ, मेरे भी सारे सपने पूरे होंगे, बस एक बार ये शादी करके यहाँ से चली जाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द पार्वती निशा की शादी गरीब सुमित से करवा देती है। कुछ दिन में निशा गाड़ी से अपने करीब ससुराल आती है, पर तेज बारिश होने की वजह से सुमित और निशा गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। तो वहीं हाथों में पूजा की थाल लिए आशा दरवाजे पर खड़ी होती है और शांति घर के बाहर दूल्हा दुल्हन की गाड़ी देखकर अपने बहू बेटे से कहती है, कहा था मैंने अमीर घर की लड़की से मेरे पोते की शादी मत करो, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब देखो कैसे अमीरजादी बारिश होती देख गाड़ी से उतरने का जो नाम नहीं ले रही। अरे जो बारिश में गाड़ी से नहीं उतर रही वो ससुराल कैसे संभालेगी। दादी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी देवरानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। बारिश की वजह से देवर जी ही शायद गाड़ी से नीचे नहीं आ रहे हैं। और आप भूलिए मत, निशा की माँ सौतेली है, तभी तो उसने निशा की शादी इतनी गरीब घर में करवाई। हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। पता नहीं उसने अपने मायके में अपनी सौतेली माँ के कितने जुल्म सहे हों। पूजा बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप थोड़ा प्यार से पेश आना। अरे कुछ जुल्म नहीं सहे उसने, अमीर घर से है, उसके तौर तरीके अभी से ही बता रहे हैं। और उसकी सौतेली माँ क्या पता कैसी थी, पर उसका बाप तो था। फिर तुम उसे बेचारी कैसे समझ सकती हो? उसकी सौतेली माँ बुरी नहीं, लालची होगी। सोचा होगा गरीब घर में शादी करेगी तो पैसा नहीं लगेगा, तभी तो दहेज भी नहीं दिया। अमीर घर में भेजती है अपनी बेटी तो दहेज देना पड़ता, बेशर्म औरत। अरे हम गरीब लोग भी अपनी बेटी की शादी करते हैं तो दहेज देते हैं, और इसे देखो खाली हाथ उठा कर आ गई। बाहर तेज बारिश होने की वजह से निशा सुमित के साथ गाड़ी में बैठी रहती है। अब कुछ ही देर में काजल छाता लेकर गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपने भैया भाभी से कहती है, भैया लगता है बारिश नहीं रुकेगी, मैं छाता लेकर आई हूँ, आप दोनों एक ही छाते में आ जाओ, मैं भीगते हुए चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो निशा चलते हैं, लगता है ये बारिश नहीं रुकेगी। सुमित और निशा गाड़ी से उतरते हैं और काजल से छाता लेकर घर के पास आते हैं। तो वहीं काजल बारिश में भीगते हुए घर आती है। अब कुछ ही देर में आशा अपनी बहू बेटे का गृह प्रवेश बारिश में ही करवाती है। छोटा छाता होने की वजह से तुम भीग गई हो, पता नहीं ये बारिश कब बंद हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमरे में छोड़ने से पहले ये तो बता दे अपनी देवरानी को कि कल उसकी पहली रसोई भी है। माँ जी, हमारी रसोई घर के बाहर है, भला बहू इस बारिश में अपनी पहली रसोई कैसे कर पाएगी। पवन बेटा, तुम छाता लेकर तिरपाल ले आओ, पुराना तिरपाल फट चुका है। हम बहू की रसोई 1-2 दिन बाद करवा लेंगे जब बारिश भी रुक जाएगी। हाँ हाँ, तुम ही फैसला लो, तुम्हारी बहू जो है। अब तो मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, मेरी कोई क्यों ही सुनेगा। शांति आशा की बात से नाराज होकर बैठ जाती है। तो वहीं पवन छाता लेकर तिरपाल लेने जाता है। अब दोनों भाई घर के बाहर पुरानी तिरपाल को हटाकर नई तिरपाल लगाते हैं ताकि बारिश में खाना बनाया जा सके। माँ, अब तो चाची भी घर आ गई है, उन्हें भी भूख लगी होगी, जल्दी से खाना बना दो ना, रात हो रही है। हाँ बेटा, अभी बनाने जा रही हूँ। माँ जी चलिए खाना बना लेते हैं, बारिश पहले से कम हो गई है। माँ तुम रहने दो, आज खाना मैं और इतना बोलकर काजल और पूजा घर के बाहर जाती हैं और दोनों नंद भाभी बारिश में ही सबके लिए खाना बनाती हैं। अब पूरा परिवार अंदर बैठकर एक साथ खाना खा रहा होता है। तो वहीं सुमित निशा का खाना कमरे में ले जाता है। तुम भी खाना खा लो, भूखी होगी। माँ जी, जेठानी जी, आप सब लोग कितने अच्छे हैं। बारिश हो रही है इसलिए उन्होंने कल मेरी पहली रसोई नहीं रखी। आप सब मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं, पर शायद दादी जी माँ जी के फैसले से नाराज हैं। अरे तुम दादी की चिंता मत करो, वो वैसी ही हैं। और अगर हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आखिर अब तुम इस घर की बहू हो। अब चलो खाना खा लो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हें नदी दिखाने ले चलूंगा जो हमारे घर के बाहर ही है। सुमित और निशा कमरे में खाना खाते हैं। इस बात से भी शांति को काफी दिक्कत होती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। कुछ ही देर में पूजा अपने पति और बेटी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं कमरे के बाहर दादी पोती एक साथ सोती है।
पुराना घर और तेज बारिश होने की वजह से अब घर की छत टपकने लगती है, जिस वजह से सुमित की आंखें खुल जाती हैं। अरे, हमारे तो कमरे की छत टपक रही है। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जिधर छत टपक रही है मैं उधर बर्तन लगा देता हूँ और तुम इस तरफ सो जाओ, इधर छत नहीं टपक रही। सुमित बाहर से बर्तन लाकर टपकती छत के नीचे रख देता है और सुबह होते ही पूरा परिवार देखता है कि सारी रात बारिश होने की वजह से नदी का पानी भर चुका है और बाहर रखी सूखी लकड़ियां भी गीली हो गई हैं। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो हमारे कमरे की भी छत टपकने लगी है, बाहर पानी भी भर गया है। माँ, हमारे कुछ पड़ोसियों ने घर खाली करना भी शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि हमें भी बारिश में कहीं और चले जाना चाहिए। अशोक, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे घर की छत की मरम्मत ही नहीं हो सकती। तेरे पापा ने अपने खून पसीने से इस घर को बनाया है। तुम लोग को अगर इस बारिश में घर छोड़कर जाना है तो तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। दादी, कभी तो किसी की बात मान लिया करो, यहाँ बाढ़ आने के चांस ज्यादा हैं। बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से तुम्हारे दादाजी के साथ मैं इस घर में रहते आ रही हूँ। आज तक इतनी बाढ़ नहीं आई कि मुझे अपना घर छोड़कर जाना पड़े। शांति के आगे कोई कुछ नहीं कहता और एक बार फिर पूजा और काजल घर के बाहर खाना बनाने जाती हैं और खाना बनाकर जब अंदर आती हैं तो बाहर नदी का बढ़ता पानी देखकर पूजा खाना खाते हुए सभी लोगों से कहती है, दादी जी, माँ जी, नदी के पास घर होने की वजह से सबसे पहले हमारे ही घर में पानी आने का डर है। तुम सब तो बस ड्रामे कर रहे हो ताकि समीर बहू की पहली रसोई ना हो। देख बहू, तेरा मायका बहुत अमीर था, तुझे वहाँ बहुत सारे ऐशो आराम मिले थे, पर अब यही तेरा ससुराल है और मुझे कुछ नहीं पता। कल बारिश हो या ना हो, तुझे अपनी पहली रसोई किसी भी हाल में करनी है। तुम्हें क्या पता, जब मैं शादी करके आई थी तो बाढ़ में मेरी सास ने मेरी पहली रसोई करवाई थी और तुम इतनी सी बारिश में अपनी पहली रसोई नहीं कर पा रही। दादी, पहली रसोई तो है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। आप इस बात की चिंता करो, कहीं बाढ़ ना आ जाए। कोई बात नहीं सुमित जी, अगर दादी जी कुछ कह रही हैं तो सोच समझ कर ही कह रही होंगी। दादी जी, मैं कल ही अपनी पहली रसोई करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। निशा की बात सुनकर शांति के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आती है, पर पूरा परिवार एक बार फिर खाना खाकर अपने कमरे में सोने जाता है और आज कमरे की छत इतनी ज्यादा टपकती है कि वो अपनी दादी के साथ बैठती है तो वहीं तेज बारिश होने की वजह से धीरे धीरे नदी का पानी अब घर में आने लगता है, जिस वजह से पूरा परिवार सो नहीं पाता और घर में से पानी खाली करने लगता है। अरे बहन, घर से पानी कब तक निकालोगी? पास वाले गांव में बाढ़ आ चुकी है और हमारे गांव में 2-3 बड़ी नदियां हैं। हमारे गांव में बाढ़ आए उससे पहले सामान लेकर निकल जाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले छोटी बहू। अभी घर से पानी खाली हो जाएगा तो तुम घर में ही अपनी पहली रसोई करना, मिट्टी का चूल्हा बनाकर। बाहर वाला मिट्टी का चूल्हा खराब हो चुका है। माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, रात की सुबह हो गई है पर घर में पानी भरता ही जा रहा है। इतना बोलकर पिंकी बैठ जाती है। कुछ ही देर में सभी गांव वाले अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे घर का पानी भी कमर तक बढ़ जाता है, जिसके बाद आशा भी अपने पूरे परिवार के साथ खाने पीने का कुछ सामान पन्नी में बांधकर एक पोटली में ले लेती है। माँ, अगर हम जिंदा रहे तो बहू की पहली रसोई कभी भी हो जाएगी। अभी हमारा घर से निकलना बहुत जरूरी है। गाँव में बाढ़ आ चुकी है, देखिए हमारे घर में भी कमर तक पानी है। हाँ दादी, मान जाओ, हम घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बस जान बचाने के लिए घर से जा रहे हैं। गांव में आई बाढ़ की वजह से सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए जरूरी सामान लेकर अपने अपने घरों से निकल जाते हैं। आशा और अशोक भी जबरदस्ती शांति के साथ अपने पूरे परिवार और जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। सभी परिवार वालों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, साथ ही सिर पर पोटली भी रखी होती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं इस बाढ़ के पानी में डूब न जाऊं। नहीं पिंकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझे तैरना आता है। निशा, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। चलिए हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव वालों के साथ आगे चलते हैं। पूरा परिवार एक साथ गांव वालों के पीछे जा रहा होता है। इसी बीच बाढ़ के पानी की तेज लहरें उठती हैं, जिसमें शांति अपने परिवार से अलग हो जाती है और वो पानी के बहाव में नदी की तरफ जाने लगती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बुढ़िया को तैरना भी नहीं आता। सुमित, आप पिंकी को संभालिए, मैं दादी जी को बचाती हूँ, मुझे तैरना आता है। अगर मैं समय रहते नहीं गई तो दादी जी कहीं नदी में न डूब जाएं। निशा अपनी जान की परवाह न करके पिंकी का हाथ सुमित के हाथ में दे देती है और खुद तैरती हुई अपनी दादी सास के पास जाती है और उन्हें पकड़कर परिवार के पास लाती है। कुछ देर में कुछ गांव वाले और शांति अपने परिवार सहित एक सूखे मैदान के पास पहुंचते हैं जो उनके गांव से ऊंचा था। अरे लगता है यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आएगा।
जब तक कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आता, हम सब यहीं नहीं रुक जाते हैं। हम यहाँ रुक तो जाएंगे पर हम सब खाएंगे क्या? हमारा सारा अनाज तो हमारे टूटे हुए घर में रह गया और कुछ लोगों का अनाज इस बाढ़ के पानी में बह गया। आप सब फिक्र मत कीजिए, हमने कुछ पन्नी में बांधकर पोटली में अनाज भरा है। आप अब चिंता मत कीजिए, इतना राशन है कि हम 1-2 समय खाना खा सके। माँ जी, वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है तो आप सबके लिए मुझे खाना बनाने दीजिए। आज मैं आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। दादी जी, आपकी ये बहू इस बाढ़ में भी अपनी पहली रसोई करेगी। मैंने आपसे वादा किया था ना, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पहली रसोई मिट्टी के चूल्हे पर करूंगी। बहू, अभी तुझे पहली रसोई करने की जरूरत नहीं है। बाढ़ आई हुई है तो इस बाढ़ में कैसे अपनी पहली रसोई करेगी? वो सब तो मैंने गुस्से में कह दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में अमीर घर की लड़की आए, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां घर परिवार को जोड़ कर नहीं रखती। पर तुझे देख कर लगता है शायद तेरी माँ ने तुझ पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार किए हैं, तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अपनी पहली रसोई करना चाहती है और हम लोगों का पेट भरना चाहती है। माँ जी, अब तो आपको अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है ना? बहू, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। शांति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और निशा इस तरह अपनी दादी सास के दिल में जगह बना लेती है। साथ ही बस थोड़ी सी जगह पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर निशा वहीं पर मिट्टी का चूल्हा बनाती है जो शाम तक सूख जाता है। अब निशा और वहां मौजूद सारी औरतें सूखी घास इकट्ठा करके निशा को देती हैं और निशा बड़ी मुश्किलों से चूल्हा जलाती है। और जब चूल्हा जलता है तो वो अपनी पहली रसोई में थोड़े से चावल में दाल, नमक, मसाला डालकर उन्हें पकने के लिए छोड़ देती है और सभी के लिए खिचड़ी बनाकर तैयार करती है। सभी लोग आकर बैठ जाइए, खाना तैयार है। सब आकर बैठते हैं और निशा सबको खाना परोसती है। यहाँ खाना बनाने की ज्यादा व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खिचड़ी बना पाई हूँ। बहू, तूने इस बार में अपनी पहली रसोई करी, यही बहुत है। बहू, तूने हमें ये खिचड़ी देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज हमें खाना नहीं मिलता तो हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाते। निशा अपने ससुराल वालों के साथ और गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी पहली रसोई की बनाई खिचड़ी खाती है। सभी लोग खाना खाकर उसकी तारीफ करते हैं और दादी सास उसको अपने कानों की ईयरिंग उतार कर देती है उसकी पहली रसोई के तोहफे में। बहू, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये मेरे कान के बूंदे रख ले। मेरी सास ने पहली रसोई में मुझे दिए थे और आज मैं तुझे दे रही हूँ। शुक्रिया दादी जी। निशा दादी सास के गिफ्ट को संभाल कर पोटली में रखती है। वहीं सब खाना खाकर वहीं पर कुछ देर आराम कर रहे होते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे बाढ़ का पानी और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। काकी, भाभी, दादी, अब हम क्या करें? यहाँ पर भी बाढ़ का पानी आते ही जा रहा है। थोड़ी देर में ये जगह भी पानी से ढक जाएगी। अब हम क्या करें? अभी तक हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आया। लगता है इस साल ये बाढ़ हमारी जान ले लेगी। शांति और उसके पूरे परिवार के सामने चारों तरफ बाढ़ का पानी था जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वहां मौजूद सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अब बाढ़ का पानी उनके पैरों तक आ जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना भयंकर बाढ़ देखा है। मैं कितनी बुरी हूँ बहू, इतना भयंकर बाढ़ आ रखा, फिर भी मैंने तुझसे इस बाढ़ में पहली रसोई करवाई। तूने आज से पहले ये सब कभी नहीं किया होगा, पर ससुराल में आने के साथ ही तुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है दादी जी, मेरी माँ सौतेली थी, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं बता नहीं सकती। अब तो आप मुझे किसी भी माहौल में डाल दीजिए, मैं उसमें आसानी से ढल सकती हूँ। मेरी माँ मुझे परेशान करने के लिए मुझसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाती थी, मेरे हाथ जला देती थी। कई बार तो मैंने छत पर बारिश में भीगकर खाना बनाया है, पर मेरे पिता बहुत अच्छे थे। इतना बोलकर निशा अपने पिता को याद करने लगती है। जब उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती थी तो कैसे उसके पिता जाकर उसकी मदद करते थे। मैंने उस औरत से शादी इसलिए की ताकि तेरी परवरिश अच्छे से हो सके, पर उसने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया। बेटा, मैं उसे घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरी एक और बेटी है, पर जब तक तेरा बाप जिंदा है तेरी माँ तेरा कभी बुरा नहीं कर पाएगी। तू ये छाता ले ले, तुझे धूप नहीं लगेगी। और देख, मैंने सब्जी रोटी बना दी है, तू बस दाल बना दे। चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। तेरी माँ जब तक आएगी किटी पार्टी से तेरा सारा खाना तैयार हो चुका होगा। पापा, आप कितने अच्छे हैं। आपने तो मेरा भला ही चाहा था, पर शायद मेरी किस्मत में ही दुख था। ये सब सोचते हुए निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और काजल अपनी भाभी के आंसू पोंछ कर उनसे कहती है, भाभी हिम्मत रखिए, हम सब आपके साथ हैं।
पूरी गांव में बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ की शुरुआत मेरे ही मायके से हुई थी। मेरे पिता अपाहिज हैं, पता नहीं वो इस बाढ़ में कहाँ होंगे। माँ ने उनका ख्याल भी रखा होगा या नहीं। हमेशा मेरे पिता ने मेरा ख्याल रखा और आज मेरी बारी है तो मैं उनसे दूर हूँ। कुछ खाना बचा हुआ है, तुम इसे पन्नी में फिर से बांध दो। पता नहीं कब तक हमारी मदद को कोई आए। रात हो चुकी है, अगर हम खाना बचा के रखेंगे तो मुसीबत में काम आएगा। बढ़ते बाढ़ को देखकर न सिर्फ सभी लोग बल्कि निशा भी डर जाती है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी अब घुटने तक पहुंच जाता है और वो लोग जान बचाने के लिए एक बार फिर इधर से उधर जाने लगते हैं। तभी निशा की नजर रेस्क्यू टीम पर पड़ती है, जो नाव से और हेलीकॉप्टर से उनके पास आते हैं। आप सब कहीं मत भागो, सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ। हमारी मदद के लिए रेस्क्यू टीम आ चुकी है। अगर हम दूर दूर हुए तो उनके लिए भी मुसीबत हो जाएगी और हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप सब फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। आप सब बस एक जगह खड़े रहिए। यहाँ बाढ़ का पानी ज्यादा नहीं है, हम आप सभी को किसी सेफ स्थान पर छोड़ देंगे। इतना बोलकर एक एक करके रेस्क्यू टीम कुछ लोगों को नाव में बिठाती है तो कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है और इस तरह उन सभी को एक सेफ जगह छोड़ा जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को रहने के लिए उनके टेंट दिए जाते हैं। नाव में बैठाकर उनसे कहा जाता है, इस बार बाढ़ काफी ज्यादा है, हमें और भी जगह पर जाकर फंसे लोगों की मदद करनी है। एक बार जैसे ही हम सभी लोगों को सेफ यहाँ लेकर आ जाएंगे, उसके बाद आप सभी में खाना बांटा जाएगा। पर तब तक आप सभी को हिम्मत रखना होगा। हमने आपके खाने के बंदोबस्त की भी बात कर ली है। माँ, मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी, मुझे फिर से भूख लग गई। कैसे लोग हैं, हमें सुरक्षित जगह पर तो ले आए पर खाने को कुछ नहीं दिया। हम बाढ़ से तो बच गए पर लगता है भूख से मर जाएंगे। आप सब फिक्र मत कीजिए, हमने कुछ भुने हुए चावल रखे थे और बची हुई खिचड़ी भी है। बहन, उतनी कम खिचड़ी में किसका पेट भरेगा? पेट तो किसी का नहीं भरेगा, पर बच्चों को तो हम खिला सकते हैं ना। हम तो बड़े हैं, थोड़ी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर आने के बाद भी उन्हें खाने को नहीं मिलता और कुछ बच्चे इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि निशा उन सभी में खाना बांटने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी सौतेली माँ पर पड़ती है, जो लोगों से खाना मांग रही थी। बहन, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। बहन, हमारे पास से थोड़ा सा खाना है, अगर वो हम तुम्हें दे देंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? माँ, तुम यहाँ इस हालत में? हमारा तो पक्का मकान था। पापा और दिया कहाँ है? निशा, तेरी शादी मैंने एक गरीब घर में करवाई। तेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और तेरी शादी के अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। और मेरी बेटी, जिसके लिए मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, उसने तेरी शादी में मुझे और तेरे पापा से प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगवा लिया और तेरे पापा की मौत के बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और खुद किसी निठल्ले नकारा लड़के से शादी कर ली। जब मेरी बेटी ने मुझे घर से निकाला तब मुझे तेरी कद्र हुई। मैंने लोगों से मदद की भीख मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी और उसके बाद बाढ़ आ गई। पर सही समय पर रेस्क्यू टीम ने आकर मुझे बचा लिया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। इंसान जो बोता है बहन वो ही काटता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देख निशा से रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ को अपने हिस्से का खाना बैठाकर अपने हाथों से खिलाती है। निशा की अच्छाई और उसके ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर पार्वती उन सभी से माफी मांगती है। निशा, मैं तेरी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बहू के साथ मैंने इतना बुरा सलूक किया। मेरी अपनी बेटी अपनी ना हो सकी। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मुझे यहाँ खाना खिला रही है। सौतेली ही सही, पर हैं तो आप मेरी ही माँ। निशा अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। अब कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वाले वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए खाना लाते हैं, जिसे खाकर सब अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते बाद जब बाढ़ का पानी कम होता है तो सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और इस बार शांति पार्वती को भी अपने साथ अपने घर लाती है। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। कोई बात नहीं आंटी, जो हो गया उसे भूल जाओ और